लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहिर्जात बल ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको कुछ टाइप बता दिए थे, तो ठीक है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग डालिए 1 बाय 1। यहाँ पे थोड़ा लिखने का पार्ट ज़्यादा होगा क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझ के लिखनी होंगी। देखिए मेरी वॉइस क्लियर तो है ना? अभी कोई इको तो नहीं किसी को? ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिए कि अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय, ठीक है, किसी चीज की मतलब क्षय हो जाना किसी चीज का, और अपर्दन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। कुछ परिभाषाएं होंगी जो हमें समझनी है यहाँ पे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ इंग्लिश में पढ़ लेंगे और यहाँ हिंदी समझ लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं अपक्षय। अपक्षय यानी वेदरिंग। तो पहला हमने हेडिंग डाला अपक्षय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या होगा कि चट्टाने हैं या पत्थर है, कुछ भी है, वो अपने ही स्थान पर जहां पर वो है वहीं पर क्या हो, समय के साथ टूट जाए, है ना, टाइम के साथ टूट जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अपक्षय बोलेंगे। तो इसमें लिखिए चट्टानों के अपने स्थान पर, अपने ही स्थान पर, चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटने या विखंडित होने को अपक्षय बोलते हैं। होने को अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई चट्टान है, पत्थर है, वो अपने ही जगह पे रखा समय के साथ टूट जाता है या विखंडित हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपक्षय। अब ये अपक्षय कैसे कैसे हो सकता है ना, तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो एक इसका जो प्रकार हो सकता है वो हो सकता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। भौतिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। तो इंग्लिश में लिख लीजिए फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इसका मतलब ये होगा कि भौतिक कारण क्या हो सकते हैं, तापमान, है ना, दबाव, जल या फिर घर्षण, इनके द्वारा कोई पत्थर टूट जाए, है ना, विखंडित हो जाए, या कोई चट्टान टूट जाए और विखंडित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वेदरिंग हो गई। कैसे, भौतिक कारणों की वजह से। तो भौतिक कारणों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ताप, दबाव यानी दाब, घर्षण या फिर जल द्वारा चट्टानों का टूटना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि भौतिक कारणों की वजह से अपक्षय हो गया। दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अभिक्रिया हो जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्षय। ये कैसे होगा वो देखिए। रासायनिक अपक्षय में क्या हो सकता है, किसी की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो जाए, तो रासायनिक को इंग्लिश में लिखते हैं केमिकल
वेदरिंग, तो मैं इंग्लिश में भी देता हूँ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा कि जो चट्टान है वो किसी ना किसी तत्व के साथ अभिक्रिया कर जाएगी। किसके साथ अभिक्रिया कर सकती है? ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अगला होता है कार्बनीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के साथ अभिक्रिया कर गई वो, तो इसे हम लोग लिखेंगे कार्बोनीकरण। या फिर इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन यानी कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कोई चट्टान टूट जाए या विखंडित हो जाए। या फिर जल के साथ अभिक्रिया, तो उसे बोलते हैं जल योजन। जल के साथ कोई अभिक्रिया मिल जाती है, मतलब कोई तत्व मिल जाता है या फिर पत्थर मिट्टी वगैरह वो टूट जाए और छोटे टुकड़ों में, तो उसे हम बोलेंगे जल योजन। इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेशन। तो ये देखो दोनों के लिए काम की चीजें हैं, चाहे इंग्लिश या हिंदी। तो पहला हो गया भौतिक कारण, दूसरा हो गया रासायनिक कारण। चट्टान और कहे टूट सकती है। चट्टानों के और टूटने का तरीका होता है कि जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर जो है, चूहे बिल्ली जो है ना, इंसान है, ये भी क्या करते हैं। या फिर कोई पेड़ है, जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, मोस्टली दीवारों पे उगाता है, मिट्टी में मतलब पहाड़ों में उगाता है। या फिर कोई पेड़ पौधे हैं जो पहाड़ों में होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, चट्टानों को कमजोर करते हैं और तोड़ देते हैं। तो वो तीसरा प्रकार का होता है वेदरिंग, और उसे बोलते हैं हम लोग प्राणी वर्गीय अपक्षयन या फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इसे लिख लीजिए प्राणी वर्गीय अपक्षय, या फिर हम इसे और क्या लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये बायोलॉजिकल वेदरिंग कौन कौन कर रहा होगा? पहला तो वनस्पतियां, कि पेड़ पौधे जो वानस्पति हैं तो वो वानस्पतिक अपक्षय, यानी ये क्या किसके थ्रू होगा? प्लांट्स के थ्रू होगा, प्लांट और ट्रीज, तो प्लांट्स के थ्रू होने वाला। दूसरा है जैविक यानी जीव जंतु जो भी हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनिमल। घर बना लिया किसी ने तो जैविक अपक्षय हो सकता है। और तीसरा प्रकार का जो होता है मानवीय क्रियाएं। थर्ड क्या होगा? मानवीय क्रियाएं, यानी ह्यूमन। हम लोग आते हैं जाते हैं, कोई पत्थर खोद दिया, कहीं पे गड्ढा खोद दिया, तो उस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी क्या होता है? अपक्षय होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, किसी भी चट्टान का या फिर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में, या फिर कंकड़ों का मिट्टी में, मिट्टी का और बारीक मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अपक्षय। दूसरा है अपर्दन। पहले हमने क्या पढ़ा? अपक्षय के बारे में, और दूसरा है अपर्दन। तो आपको ध्यान भी रखना है कि दोनों चीजें अलग होती हैं। अपक्षय मतलब होता है, हमने समझा, वेदरिंग, और दूसरा होता है अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है इरोजन। अपर्दन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरोजन। इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखिए आप लोग। इरोजन क्या होगा? अपक्षयित पदार्थों का, तो यहाँ पे लिखिए अपक्षयित पदार्थों का किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है। अपक्षयित पदार्थों का किसी दूसरी या फिर दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, और इस पहुंच जाने को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है। स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है। ठीक है, मतलब
हुआ क्या, कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, टूट गया और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अपरदन हो गया। अब ये अपरदन कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, अपरदन के प्रकार या फिर अपरदन होने के प्रकार, कितने प्रकार से अपरदन हो सकता है, कितने प्रकार से अपरदन हो सकता है। अब देखो कैसे कैसे अपरदन हो सकता है। पहला जो अपरदन हो सकता है वो होगा, फर्स्ट पॉइंट डालिए, अपघर्षण से, अपघर्षण, ठीक है, इसे बोलते हैं अब्रेशन, ABRASSION, अब्रेशन, इसे बोलेंगे अपघर्षण। ये क्या होते हैं, देखो अब ये सब चीजें आपने पहली पहली बार सुनी होंगी, कई लोगों को तो सर के ऊपर से जा रही होंगी, बट ये मतलब एक तरीके से सीधे सीधे शब्दों की परिभाषाएं हैं, ये आपको ये शब्द यूज करने होंगे। इतना 3 लाइन है, सिर्फ आप एक शब्द लिख दोगे तो उसका मतलब क्या निकल के आएगा कि इतना कुछ आपने बोल दिया, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कैसे हम इन शब्दों को उपयोग में लेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, समझ पा रहे हो, ठीक है, इसमें लिखिए, जब कोई प्रक्रम यानी जैसे मिट्टी है, पानी है, वो उसके साथ बह रही है, जब कोई प्रक्रम अपने साथ, जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़े, ठीक है, मतलब क्या किया कि कोई हवा आई, हवा ने अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर उड़ा के ले गई अपने साथ, ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी प्रक्रम, हवा है, पानी है, बर्फ है, कोई भी अपने साथ इन चीजों को लेकर आगे बढ़ जाए, तो इन पदार्थों के बढ़े, तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के क्षरण को अपघर्षण बोलते हैं। दोबारा समझ लीजिए, हुआ क्या कि कोई पानी है, हवा है, मिट्टी है, कुछ भी है, मतलब पानी, जल, बर्फ, कुछ भी है, वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी आदि को लेकर बह रही है, आगे बढ़ रही है, और तब इनके साथ चट्टानें टकराएंगी या फिर जिनमें घर्षण होगा और उन चट्टानों का जो नुकसान होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघर्षण बोलते हैं, उसको को अपघर्षण कहते हैं। तो ये हो गया पहला, अपघर्षण। दूसरा है सन्निघर्षण। ये शब्द आप लोग, मेरे को लग रहा है कई लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने पहले कभी ये शब्द सुने हैं आप लोगों ने, सन्निघर्षण, अट्रीशन बोलते हैं इसको, अट्रीशन। सन्निघर्षण का मतलब देखो क्या होता है कि जब कोई प्रक्रम जो है, जैसे पानी के अंदर बहुत सारे पत्थर बह रहे हों, और जब वो पानी के अंदर जो पत्थर बह रहे हैं और वो आपस में टकरा कर ही वो पत्थर टूट जाएं, तो उसे बोलते हैं सन्निघर्षण। बात समझ में आई? तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए, किसी प्रक्रम में या प्रक्रम के साथ, ठीक है,
किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को सन्नी घर्षण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोल देंगे? सन्नी घर्षण कहेंगे। ठीक है, तो एक नया वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। आपको आज की सन्नी घर्षण क्या होता है कि कोई प्रक्रम है जिसमें कुछ कंकड़ पत्थर जो भी आपस में बह रहे हैं वो आपस में टकराएं और टकराने के बाद वो छोटे हो जाएं या फिर उनका रूप परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सन्नी घर्षण। फिर अगला होता है संक्षारण। किसी को आइडिया है क्या होता है मीनिंग? संक्षारण का मतलब कोई जानता है? अब समझ आ जाएगा। और घोलन, ये आम बोलचाल की भाषा है। यूपीएससी में लिखना है संक्षारण लिख के आइए, है ना, ये अंतर है। घोलन आपको समझ में आ जाएगा कि घोलन क्या होता है, कि भैया कोई चीज घुल गई तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घोलन। ठीक है, बट इंग्लिश में क्या लिखो, मतलब वैसे क्या लिखोगे आप? संक्षारण। ठीक है, और इसका इंग्लिश टर्म होता है कोरोजन। COROSION, कोरोजन। ठीक है, इसमें लिखिए घुलनशील चट्टानों जैसे कि, अब कौन कौन सी चट्टानें घुलनशील होती हैं? जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का जल क्रिया द्वारा घुलकर सेल से अलग होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि घुलनशील जितनी भी चीजें हैं वो जल क्रिया द्वारा घुलकर सेल से अलग हो जाए। सेल मतलब जिससे वो बने हुए थे उनसे वो अलग हो जाते हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग संक्षारण। ठीक है, और इस संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा कास्ट स्थलाकृतियां बनती है। कास्ट स्थलाकृतियां क्या होती है अभी आपको दिखा देंगे। कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, कास्ट एक अलग तरह की स्थलाकृतियां होती हैं, उन्हें हम बोल रहे होते हैं। अब देखो अगला प्रकार कैसा होगा? जल गति क्रिया। जल गति क्रिया तो आपको नाम से ही मालूम पड़ जाएगा कि जल के बहने के द्वारा या फिर जल का जो तीव्र गति से बहाव होता है उसके द्वारा जो चीज टूट फूट कर अलग हो जाती है उसे बोलते हैं जल गति क्रिया। जल गति क्रिया। ठीक है, जल गति क्रिया में कैसे होगा? इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। यहाँ पे अंतर समझिएगा, कई सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपस में मिलते जुलते होंगे, उनमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन, ये देखिए हाइड्रोलिक एक्शन कैसे होगा? जब जल की तीव्र गति के द्वारा, है ना, चट्टानें टूट फूट कर अलग हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं जल गति क्रिया। तो इसमें लिखिए जब जल की
तीव्र गति के कारण चट्टान टूट फूट कर अलग हो जाती है। चट्टान टूट फूट कर अलग हो जाती है। तो अब उसे क्या बोलेंगे? जल गति क्रिया कहते हैं। हो जाती है तो उसे जल गति क्रिया कहेंगे। तो उसे जल गति क्रिया कहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई वाली? हाँ जी, समझ पा रहे हो आप लोग? ये हो गया जल की, हाँ वेरी गुड, ये हो गया जल की गति के द्वारा। इसके साथ साथ जल के दबाव के द्वारा भी परिवर्तन हो सकता है। तो अगला है जल दाब। जल दाब क्रिया यानी जल के प्रेशर, वाटर के प्रेशर के द्वारा। तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? वाटर प्रेशर। अब यहाँ पे गलती से हाइड्रोलिक प्रेशर या फिर हाइड्रोलिक एक्शन मत लिखिएगा, है ना। इसको थोड़ा ऐसे सेपरेट ही रखिएगा कि ये क्या हो गया? जल दाब क्रिया यानी वाटर प्रेशर। कैसे? कि जब किसी चट्टान में जल के दबाव के द्वारा अपरदन की क्रिया हो जाए तो उसे हम लोग, अपरदन टूट फूट जाए वो चट्टान, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जल दबाव मतलब या फिर जल दाब क्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखिए जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपरदन की क्रिया हो जाए, अपरदन की क्रिया होती है, अपरदन की क्रिया होती है, तो उसे जल दाब क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? जल दाब क्रिया कहते हैं। और ये कब होता है? सागरीय तरंगों द्वारा होता है। ये सामान्यतः सागरीय तरंगों द्वारा होता है। ठीक है, मतलब ऐसा देखने को कब मिलेगा? जब सागरीय तरंगें इस प्रकार का दबाव डालती हैं। ठीक है, तो ये हो गया जल दाब क्रिया। अगला प्रकार जिसके द्वारा अपरदन हो सकता है वो है उत्पाटन। उत्पाटन, ठीक है। उत्पाटन मतलब प्लकिंग। जैसे फूल तोड़ते हैं तो उसे प्लकिंग बोलते हैं, तो उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाटन। अब ये उत्पाटन कब होता है और किसके द्वारा होता है? तो उत्पाटन होता है हिमानियों द्वारा। हिमानी मतलब बर्फ की चट्टान के द्वारा। ठीक है, हिमानी किसके द्वारा होगा? बर्फ की, हिमानी मतलब बर्फ की चट्टान के द्वारा। तो इसमें देखिए यह है हिमानियों द्वारा होता है, यह हिमानियों द्वारा होता है, हिमानियों द्वारा होता है। यह अपने प्रवाह मार्ग मतलब जिस रास्ते में बहते हुए जा रहे हैं उस रास्ते में जो भी चीजें पड़ेंगी उनको तोड़ देंगे। तो प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं। इस क्रिया को या प्रक्रिया को, जैसे भी आप लिखना चाहें,
इस प्रक्रिया को उत्पाटन कहेंगे, उत्पाटन कहते हैं। उत्पाटन का मतलब ये तोड़ देना किसी चीज को, ठीक है। तो इसका हो गया उत्पाटन, और ये किसके द्वारा हो रहा है? हिमानियों के द्वारा। फिर एक होता है अपवहन। अगला प्रकार क्या है? अपवहन। तो लिखिए अपवहन। अब यहाँ पे आपको कुछ बहन यानी हवा जैसा देखो कुछ मालूम पड़ रहा होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या नाम देंगे इसको? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन लिखिए, यह पवन के द्वारा शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में अवसादों की उड़ाव क्रिया है। यानी अवसाद क्या होते हैं? उड़ जाते हैं इसके द्वारा, तो इनकी उड़ाव क्रिया को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ? हवा के द्वारा जो चीजें टूटी फूटी होती हैं शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, और वो बह के उड़ के चली जाएंगी, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? अपवहन। क्लियर? तो ये हमने कुछ प्रकार पढ़ लिए, ठीक है, कि अपर्दन कैसे होता है और अपक्षयन कैसे होता है। फिर एक आता है अपर्दन चक्र, ठीक है, एक अपर्दन चक्र है। अगला लिखिए, अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र को ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि कोई चीज पहले टूटेगी, फिर वो कहीं पे जाके स्थिर हो जाएगी, फिर वो दोबारा फिर टूटेगी, तो ये लगातार क्या है? चलता रहेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अपर्दन चक्र का मतलब ये होता है कि अंतर्जात और बहिर्जात बलों के द्वारा धरातल पर विषमताओं का उत्पन्न होना और फिर उन विषमताओं का समाप्त हो जाना, यही क्या है? अपर्दन चक्र है। तो इसमें मैं लिखता हूं, लिखिए आप लोग, अपर्दन चक्र बहिर्जात व अंतर्जात बलों का सम्मिलित, ध्यान रखना दोनों ही प्रकार के बल इसमें काम करेंगे, अंतर्जात बहिर्जात बलों का सम्मिलित परिणाम होता है अंतर्जात बल भी काम करेंगे और बहिर्जात बल भी काम करेंगे, दोनों मिलकर जब काम करते हैं। अपवहन में आपने क्या बताया? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? हवा द्वारा, अगर हवा जो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में टूटी फूटी जो चीजें हैं उनको उड़ाकर ले जाए, टूटी फूटी चीजें मतलब पत्थर के जो कण होते हैं उनको, तो उसे बोलेंगे अपवहन, ठीक है। अब आइए अपर्दन पे। तो अपर्दन में क्या होगा? अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ही प्रकार के बल एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अब इनसे होगा क्या? अब इनका काम क्या है? देखो, पहला अगर हम बात करते हैं अंतर्जात बलों का, तो अंतर्जात बलों का काम क्या है? अंतर्जात बल धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करते हैं। धरातल पर क्या उत्पन्न करते हैं?
विषमताएं कैसे, जैसे कि मान लो ज्वालामुखी उद्गार हो गया तो विषमताओं का सृजन करते हैं। बहिर्जात बल क्या करेंगे, जो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा उसको समय के साथ साथ तोड़ देंगे, यानी बहिर्जात बल उनको दोबारा से ठीक करने का काम करते हैं। तो ये अंतर्जात बल क्या करते हैं, विषमताओं का सृजन करते हैं। दूसरा समझो, बहिर्जात बल समतल स्थापक होते हैं। समतल स्थापक बल के रूप में कार्य करते हैं। समतल स्थापक का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ ऊंचा नीचा बना है उसको ये समतल कर देंगे। ठीक है, तो ये समतल स्थापक बल के रूप में कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये बहिर्जात बल उसको समतल करेंगे और अंतर्जात बल उसको क्या करेंगे, लगातार ऊंचा नीचा बनाएंगे। और इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, अपरदन का चक्र बनता है। अब ये अपरदन जो है इसके बारे में कई लोगों ने अलग अलग अपनी संकल्पनाएं दी हैं। जैसे कि डेविस था, मतलब एक डेविस भूगोलवेत्ता है, उन्होंने बताया है। तो आपको बस ये समझना है कि कोई भी चीज या फिर पत्थर हो, नदी हो, कोई भी चीज हो, वो अपने जीवन में या फिर इंसान ही क्यों ना हो, है ना, वो अपने इंसान में तीन, मतलब कोई भी चीज तीन चरणों से गुजरती है या तीन फेजों से गुजरती है। तो पहला फेज होता है तरुण यानी यंग एज। ठीक है, तरुण के बाद दूसरा क्या आएगा, प्रौढ़ यानी मैच्योर। ठीक है, कि तरुण यानी होता है यंग, दूसरा प्रौढ़ यानी मैच्योर, और तीसरा क्या होगा जिसे हम बोलते हैं जीर्ण अवस्था या फिर ओल्ड। इस तरीके से कोई पहाड़ या फिर कोई पत्थर पहले स्ट्रॉन्ग फॉर्म में डेवलप होगा, बिल्कुल यंग, जैसे अभी हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय अभी बहुत ऊंचाई पर है क्योंकि वो क्या है, यंग है। फिर जैसे जैसे इसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, अब देखो पहाड़ों के या फिर हिमालय या पर्वतों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी उम्र मतलब ऐसे 50,000 साल हो गए, 1 करोड़ साल हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो बाद में ये क्या हो जाएगा, प्रौढ़ यानी मैच्योर, तो इसकी हाइट कम होने लगेगी, यानी टूटना फूटना स्टार्ट हो जाएगा उसका। और जब ये बहुत ज्यादा फूट जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ओल्ड। जैसे ओल्ड माउंटेन का एग्जांपल है अरावली। अरावली अगर आप देखोगे तो हाइट है ही नहीं बिल्कुल ही। कभी आप दिल्ली आइए, दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है, वो अरावली पर बनी हुई है, अरावली रेंज पर। और आपको देखकर मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कोई पहाड़ भी है। आप देखोगे बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट रोड है, वहां पर ही बना हुआ है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये पहाड़ पर है। इसका मतलब कि उनकी ऊंचाई बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोल देंगे, जीर्ण अवस्था बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ अपने अपने थ्योरी दी हुई है, तो वो उनके लिए काम आती है जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं। इसमें डेविस का कॉन्सेप्ट है, पैंक का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भू आकृतिक चक्र होते हैं। भू आकृतिक चक्र का मतलब कि कैसे पहले उत्थान होगा, उत्थान के बाद कैसे उसका समतल विरूपण होता है, मतलब ऊंची चीज बाद में समतल हो जाती है। ठीक है, तो 2-3 लोगों ने इसको समझाया है। अब यहाँ पे अलग अलग अभी मतलब आपको रूप देखने को मिलेंगे। जैसे नदी का अलग तरीके से दिखेगा आपको, है ना, कि नदी प्रारंभ में वी आकार की घाटी बनाती है, फिर यू आकार की घाटी बनाती है। उन सब चीजों के बारे में इसमें और दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमने आई थिंक 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपको समझा दिया था कि वी आकार की घाटी क्या होती है और यू आकार की घाटी क्या होती है। अब अगला है अपरदन के प्रक्रम, यानी अपरदन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से तत्वों के द्वारा हो रहा होगा। तो अगली हेडिंग जो हम लोग डालेंगे वो डालेंगे अपरदन के प्रक्रम। और जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए कि ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है, इसके बाद आपको फिर पढ़ाएंगे तो वो आपकी सेकेंड रीडिंग हो जाएगी। फिर आप अपने एंड पर 2-3 बार बुक पढ़िएगा, तो इस तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना। पहली बार देखने पर हर चीज हमको अजीब ही लगती है,
तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। ध्यान से सुनिए और फिर इसको आप पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। क्लियर है? बात समझ में आ गई? किसी को घबराहट तो नहीं हो रही है? है ना। और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे समझो कि यार तुम आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट, मतलब जहाँ पे मान लो दंगे हो गए, है ना, लड़ाई चल रही है, तो वो आपको संभालना है। तो ये तो पढ़ाई है। मान लो आप पढ़ाई देखकर ही घबरा गए, तो सामने जब मारकाट हो रही होगी तो मान लो बड़ा मारकाट तो बाद में संभालोगे, पहले आप बेहोश हो जाओगे, आपको लोग उठा रहे होंगे, तो उस चीज को अभी से तैयार करना है ना। तो ऐसा नहीं है हम चीजें देखें और देखे घबरा जाएं कैसे होगा, है ना, वो चीजें नहीं आनी चाहिए। तो देखो अपर्दन के प्रक्रम, अपर्दन किन किन प्रकार से हो सकता है या फिर अपर्दन में कौन कौन सी सहायक होती है। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना वही चीज है। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो उसी से करेक्ट कर पाएंगे चीजों को, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप इन चीजों को समझने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अपर्दन के प्रक्रम। अपर्दन के प्रक्रम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो लिखिए इसके अंतर्गत बहता जल, बहता हुआ पानी, यानी अब ये पानी अपने आप तो बह नहीं रहा होगा, बहते हुए जल को बोलते हैं नदी। ठीक है, भूमिगत जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे, सागरीय तरंगे, हिमानी, हिमानी, परिहिमानी, परिहिमानी, पवन। ठीक है, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, पवन ये सब आएंगे। और ये जो है अपर्दन जो करते हैं, अपर्दन के दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मतलब अपर्दन से, या फिर आप समझ लो कि अपर्दन जो भी हो रहा है तो उससे कुछ चीजें टूटेंगी भी, और टूटा हुआ सामान कहीं ना कहीं, यानी सामान इन द सेंस पत्थर, मिट्टी, टुकड़े, जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं जाकर जमा भी होगा, इकट्ठा भी होगा। तो जहां से टूटा वहां पे अपर्दन, और जहां पे जाके इकट्ठा हो जाएगा वहां बोलेंगे निक्षेपण। तो ध्यान रखना, जहां से टूटा वहां पे अपर्दन, और जहां पर जाके इकट्ठा हो गया उसे बोलेंगे निक्षेपण। जहां से आगे टूटा वहां से अपर्दन, और जहां पे आगे इकट्ठा हो गया वहां पर निक्षेपण। अब हम एक एक पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे किस चीज के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है। तो पहला हम लेते हैं नदी, कि नदी के द्वारा अपर्दन किस तरीके से होता है या फिर निक्षेपण। इस नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहता हुआ जल। तो बहता जल। अब अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो आपने ये चीज पढ़ी है एनसीईआरटी के अंदर, है ना, 9th क्लास की ही एनसीईआरटी। काफी सारी चीजें 9th क्लास की एनसीईआरटी से आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था नदी की वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, है ना, उसमें दिया हुआ था ये सब कुछ। वही चीज हम यहाँ पे दोबारा से समझेंगे कि किस तरीके से मतलब नदी का प्रकार होता है। तो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, तो उस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, जब कोई नदी, पहले एक डायग्राम समझिए। नदी सामान्य तौर पे कहां से निकलती है, किसी ऊंची वाली जगह से निकलेगी, क्योंकि पहाड़ से निकल रही होगी। तो नदी किसी पहाड़ से बहती हुई आती है प्रारंभ में, और जब पहाड़ से आ रही होगी तो ढलान भी होगी, है ना। और जब यहाँ पे ढलान है, देखते जाइएगा, तब ये जो जल है वो सकरा होगा, यानी जल की जो धारा होगी वो पतली होगी। तो मैं यहाँ पे जल की धारा बना देता हूँ, पतली होगी जब ये ऊंचाई से नीचाई पे आ रही है। और फिर कुछ समय के बाद क्या होगा, ये समतल बहना स्टार्ट करेगी,
और फिर ये लगातार लंबे दूरी तक समतल बहती रहेगी और फिर अंत में जाके किसी महासागर या सागर में मिल जाएगी अंत में जाके, और ये डेल्टा बनाती है यहाँ पे, ठीक है। और हम इसे मान लेते हैं कि ये सागर या महासागर में जाकर मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जल, ये है नदी अपनी जो पूरी की पूरी जा रही है, ये हो गया पर्वत या पहाड़ जिससे ये निकल रही थी। क्या इतनी समझ में आई? अब ऐसे समझिए कि ये जो पहाड़ है, तो जब तक ये किसी पर्वत से ढलान पर, मतलब पर्वत के ढलान पे बह रही थी, तब तक ये जो नदी है वो वी आकार की घाटी बनाती है। कैसी बनाएगी? वी आकार की घाटी। यानी मान लीजिए कि ऐसे कुछ घाटी जो बन रही होगी वो कैसी होगी? वी आकार की घाटी होगी। तो ये समझिएगा कि अभी जो अपर्दन हो रहा है वो हो रहा है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब नीचे गहराई में गड्ढा खोद रही है ये। और अभी जल की जो धारा होगी वो कम चौड़ी होती है, प्रारंभ में पानी थोड़ा कम चौड़ा होता है, ठीक है। फिर जब ये धीमे धीमे समतल वाले भाग पर आएगी शुरुआत में, तो ये जो वी आकार का जो है वो धीमे धीमे ये वी जो है वो यू में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। वी किस में हो जाएगा? यू में। यानी जो ये वी है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? यू आकार में। तो हम इसे बोल सकते हैं वी आकार की घाटी शुरुआत में, और फिर ये यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाएगी। और यू आकार के बाद जब ये आगे, तो अब ये यू और बड़ा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और अभी तक जो यहाँ पर इसने पहले वी आकार की घाटी में जो वी को यू बनाया, तो ऐसे समझो जब वी को यू बनाया तो ये वाला जो मटेरियल यानी ये जो पत्थर होंगे ना यहाँ पे जो टूटे होंगे, जिसे मैंने देखो रेड से बना रहा हूं अभी दोबारा से, यहाँ के पत्थर ले देता हूं मैं समझने के लिए आपको। पत्थर या फिर जो भी होंगे तोड़े होंगे पानी ने, तो तोड़कर कहां लेके आएगा? कुछ पत्थर तो यहाँ पर उसने अपने साथ मिट्टी को, यहाँ पे दूसरे वाले में ध्यान दो, दूसरे वाले में यहां निक्षेपित कर दिया होगा, कुछ को तो यहाँ पर निक्षेपित कर दिया होगा, यानी डाल दिया होगा कंकड़ पत्थरों को। फिर और जो कंकड़ पत्थर बचे होंगे उन सभी कंकड़ पत्थर को ये अगले वाले में निक्षेपित कर देगा। निक्षेपित यानी डाल देगा। इसे बोलते हैं जलोढ़। जलोढ़ निक्षेपण। क्या बोल देंगे? जलोढ़ निक्षेपण। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी अभी तक उसने कंकड़ पत्थर तोड़ा है वो सब कुछ यहाँ पे लाके निक्षेपित कर दिया। अब यहाँ पर ही क्यों? यहाँ पर इसीलिए निक्षेपण कर दिया कि अब पानी में गति नहीं है और ढलान नहीं है। जब पानी में गति नहीं होगी और ढलान नहीं होगी तो सारा का सारा चीज क्या होगी? बैठ जाएगी वहीं पर, और फिर उसका तो वो महासागर में मिल ही जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? हाँ जी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब एक भाग ये हो गया। अब ऐसे समझिए कि सबसे पहले जब ये पर्वत से ऊपर नीचे आ रही थी तो इस भाग को बोलते हैं ऊपरी भाग। ऊपरी भाग। और इसी को बोलते हैं युवा अवस्था, जिसे हमने क्या लिखा था ऊपर? तरुण। इसे हम लोग क्या बोल देंगे? तरुण। तरुण यानी यंग एज ऑफ रिवर। क्या बोल देंगे इसको? यंग एज ऑफ रिवर। ठीक है। फिर दूसरा वाला जो है भाग, इसे हम बोलेंगे मध्य भाग। और मध्य भाग को आप समझ ही रहे हो, इसे हम बोल देंगे प्रौढ़। मतलब अब यहाँ पे जल की गति धीमे धीमे कम हो जाएगी। और फिर अंत में जो आएगा उसे बोलेंगे निचला भाग। निचला भाग। और ये जो नदी की होती है ये ओल्ड एज होती है। ठीक है।
क्या बोल देंगे इसको, ओल्ड एज। बिल्कुल नदी की गति बिल्कुल खत्म, क्योंकि अब बिल्कुल सपाट है। सपाट एरिया में पानी का बहना बहुत मुश्किल होता है। सपाट एरिया में आपको मालूम ही है कि पानी की गति क्या हो जाती है, काफी स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा नदी का क्या हो गया, जीवन चक्र हो गया, जहां पर नदी ऊपर से बहना स्टार्ट करती है और अंत में जाकर किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, और नदी का जीवन काल समाप्त हुआ। बात में आ गई। हाँ जी, ये डायग्राम समझ में आ गया, पहले ही बताइए। अब इसमें हमें कुछ थ्योरी समझ में आनी चाहिए क्या क्या होती है, तो इसमें हम लोग कुछ चीजें लिखते हुए चलेंगे। हर एक चीज अपने आप में परिभाषा है, एक कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा। तो लिखना स्टार्ट करिए। कोई नदी अपनी सहायक नदियों के साथ, अपनी सहायक नदियों के साथ या समेत, नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है, जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है, जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है, वह स्थान प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी कहलाता है। नदी द्रोणी कहलाता है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि नदी द्रोणी क्या होता है, ठीक है, या फिर प्रवाह क्षेत्र क्या होता है। तो मैं अंडरलाइन करता हूँ, प्रवाह क्षेत्र और नदी द्रोणी। ठीक है, तो जिस भी क्षेत्र के जल को साथ में लेकर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको साथ में लेकर जो बह रही होती है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नदी द्रोणी या फिर प्रवाह क्षेत्र। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखो, एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है। मैं इनकी डायग्राम समझा दूंगा आपको, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते हुए जाइए कि एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है, ठीक है, जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है उसे जल विभाजक बोलते हैं। जल विभाजक बोलते हैं, विभाजक कहते हैं, मतलब लिख लो, कहते हैं, है ना। कोई ऐसे मान लो पानी बहता हुआ आ रहा था, ये मान लो नदी है, नदी के अंदर से जल आ रहा था यूं करके, बीच में क्या हुआ, एक कोई टापू आ गया या कुछ आ गया, ठीक है, कुछ उच्च भूमि जिसे हम बोल सकते हैं कि उच्च भूमि आ गई। इस उच्च भूमि की वजह से क्या होगा, पानी अलग अलग चला जाएगा, एक धारा यूं चली जाएगी और एक धारा यूं चली जाएगी, तो ये क्या हो गई, जल विभाजक हो गई। तो इसे को हम लोग क्या बोल देंगे, इस चीज को बोला जाएगा जल विभाजक, जिसने जल को विभाजित कर दिया। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, जल विभाजक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमें कई जगह देखने को मिलता है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं लिखवा रहा हूं कि वी आकार की घाटी क्या होती है
यू आकार की घाटी क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया है कि वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी है ना, वो चीज आप लोगों को बता दिया है, नहीं तो आपको वो एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अगला है जल प्रपात व क्षिप्रिकाएं। जल प्रपात व क्षिप्रिकाएं। तो जल प्रपात क्या होता है वो देखिए। तो जल प्रपात व क्षिप्रिकाएं, क्षिप्रिका, इसमें देखिए जल प्रपात व क्षिप्रिका। इसमें लिखेंगे कि जब नदी का जल ऊंचाई से, बिल्कुल ऊंचाई से गिर पड़े एकदम नीचे की तरफ, तो उसे हम लोग बोलते हैं जल प्रपात। तो लिखिए जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है, तो उसे जल प्रपात कहते हैं। जल प्रपात कहते हैं। ठीक है, बात में आ गई कि अब देखो कैसे डायग्राम समझिए कि कैसे गिरेगा ये। मान लीजिए नदी बहती हुई आ रही थी, ये नदी का जल, और नदी के इस जल के नीचे जमीन होगी, और जमीन अचानक से ढलान, मतलब ये जमीन है और यहाँ पे ढलान आ गई, तो ढलान की वजह से होगा क्या, ये पानी यूं गिरेगा नीचे की तरफ। तो यही क्या हो गया, फिर जमीन मान लो यूं है आगे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, ये जमीन है, जमीन लिखना थोड़ा सही नहीं होगा, धरती लिखते हैं, धरती। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जल प्रपात। बात समझ में आई। अब एक आध दो जलप्रपात का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर, मतलब नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए, ये पूछ भी लेते हैं कई बार, नर्मदा, समझ जाओगे नर्मदा नदी, मैं लगा लेता हूं, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार कैसे नाम पड़ गया होगा सर, समझने वाली नॉर्मल सी बात है कि भाई पानी ऊपर से नीचे गिरा, तो जब पानी गिरता है तो धुआं उड़ जाता है, थोड़ा बहुत वो भाप सी दिखती है अपन को, तो दूर से देखने में क्या लगता है कि भैया धुआं उठ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, धुआंधार जलप्रपात। अब दूसरा क्या था, क्षिप्रिका। क्षिप्रिका क्या होती है, जब अधिक ऊंचाई सर, मतलब 9-10 मीटर से 20 मीटर से पानी गिरेगा तो वो हो गया जलप्रपात, और जब कम ऊंचाई से जल गिरे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्षिप्रिका। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्षिप्रिका की ऊंचाई जलप्रपात से कम होगी, तो हम लोग इसे सामान्यतः बोल सकते हैं कि 5 मीटर 4 मीटर से गिर रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, क्षिप्रिका नाम दे देंगे। ठीक है, फिर अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिर रहा है 10-20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जल प्रपात हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी ये टॉपिक अभी कल भी चलेगा। बाकी हम इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी में उतना ही कराएंगे।
रिमेनिंग जो चीज़ें हैं आप वो हिंदी मीडियम में देखोगे। हिंदी मीडियम पढ़ने के बाद वो इंग्लिश पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम के अंदर अगली क्लास से जो हमारी कल की क्लास होगी उससे स्टार्ट करेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो जितना कॉपी में लिख लिया उतना ठीक। जो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों क्लासेस कर रहे हैं तो वो लोग अब एक अलग कॉपी, सेपरेट कॉपी या जो भी आपका मन करे जैसे भी करे, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी इंडियन पॉलिटी। तो थोड़ा अपना माइंड सेट उस हिसाब से रखिएगा कि हम उसमें अलग करने वाले हैं। ज्योग्राफी के अंदर जो इंग्लिश में जितना इंपॉर्टेंट होता है वो करा दिया है। रिमेनिंग चीज़ें हिंदी मीडियम के साथ वो कवर कर सकते हो आप लोग। देन आप एनसीईआरटी और बुक पढ़िए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मेन चीज़ें मैंने करा दी आपको। सिमिलरली हम पॉलिटी में करेंगे, जो भी मेन चीज़ें हैं जितना डिटेल हम लोग दे सकते हैं क्लास में उतना हो जाएगा। नहीं तो फिर अगला जब बैच स्टार्ट होगा तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर ही सकते हो ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।